चलिए नमस्कार। और आज हमें सेट 1 बीपीएससी टीआरई 3 के सेट 1 का साइंस का कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सेट 1 में है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दोगुनी हो जाती है तो फोटॉन की ऊर्जा आधी हो जाती है। जब विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य दोगुनी हो जाती है तो फोटॉन की ऊर्जा आधी हो जाती है। सापेक्ष वेग के दोनों में किसी भी पिंड के निरपेक्ष वेग से अधिक बनाते हैं। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का नाम बायोमास है जो समाप्त हो जाता है। अक्षय प्राकृतिक ऊर्जा संसाधन का नाम बायोमास है। बायोमास कार्बनिक पदार्थ है जो नवीकरणीय है। ये पौधे और जानवरों से उत्पन्न होते हैं। बायोमास कार्बनिक पदार्थ है जो नवीकरणीय है। ये पौधे और जानवरों से उत्पन्न होते हैं। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति अपेक्षाकृत कम समय में की जा सकती है। बायोमास एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पूर्ति अपेक्षाकृत कम समय में की जा सकती है। विद्युत प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने के दो मुख्य तरीके हैं, इनका ज्वलन और विघटित करना। बायोमास से विद्युत प्राप्त करने के लिए इसके दो प्रकार से उपयोग किए जाते हैं। एक है आपका इसको ज्वलन मतलब जला करके, और एक विघटित करके मतलब सड़ा करके। जीवित और मृत दोनों प्रकार के पौधों को जलाने को बायोमास दहन कहा जाता है। जीवित पौधा या मृत पौधा दोनों प्रकार के पौधों को जलाने को ही बायोमास कहा जाता है। बायोमास दहन कहते हैं इसे, बायोमास दहन। इसमें भूमि निकासी और भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए मानव द्वारा शुरू की गई वनस्पति जलाना और प्राकृतिक बिजली से होने वाली आग दोनों शामिल है। व्यापक आनुवांशिक विविधता वाली पौधों की प्रजातियां एक स्थानीय आबादी का निर्माण करती है जिसे इकोटाइप कहा जाता है। इकोटाइप फेनोटाइप विशेषताओं वाली एक किस्म है जो उप प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करने के लिए बहुत कम या महत्वहीन है। ये इकोटाइप जैसे घास के मैदान, जंगल, दलदल और रेत के टीले जैसे विविध वातावरण इन विभिन्न किस्मों के एक ही भौगोलिक स्थान पर होने के लिए जैविक स्थान प्रदान करते हैं। जब तुलनीय परिस्थितियां व्यापक रूप से दूर स्थित स्थानों में भी मौजूद होती है तो एक समान परिस्थिति अन्य स्थानों पर भी मौजूद हो सकती है। एक परिस्थितिकी एवं उप प्रजाति से भिन्न होती है जो विभिन्न स्थानों में पाई जा सकती है। स्थानीय पर्यावरण के प्रभाव के कारण जानवरों में पारिस्थितिक प्रकारों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। एलेलोपैथी एक शब्द है जिसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि एक प्रजाति द्वारा विषाक्त पदार्थों का उत्पादन जो दूसरे के विकास को रोकता है। एलेलोपैथी एक व्यापक जैविक घटना है जिसमें एक जीव जैव रसायन बनाता है जो अन्य प्रजातियों की वृद्धि, अस्तित्व, विकास और प्रजनन सभी को प्रभावित करता है। एलिलोकेमिकल्स ऐसे जैव रसायन हैं जिनका लक्षित जीवों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लांट एलिलोपैथी रिसेप्टर और दाता पौधों के बीच प्रभावित करने के तरीकों में से एक है। यह या तो सकारात्मक हो सकता है, उदाहरण के लिए कृषि प्रबंध के लिए जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, फसल सुरक्षा या फसल पुनः स्थापना के लिए, नकारात्मक उदाहरण के लिए ऑटोटॉक्सिसिटी, मिट्टी की बीमारी या जैविक आक्रमण। वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहने वाले अनासक्त जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं जैसे तैरते पौधे न्यूस्टन कहलाते हैं। कुछ जीव जैसे स्ट्राइडर अपना अधिकांश समय वायु जल इंटरफेस के शीर्ष पर बिताते हैं जबकि अन्य अपना अधिकांश समय इसके नीचे बिताते हैं। न्यूस्टन उन प्राणियों की संदर्भित करता है जो वायु जल इंटरफेस पर मौजूद ऊपरी पतली सतह पर रहते हैं। न्यूस्टन उन जीवों की संदर्भित करता है जो पानी के ऊपर तैरते हैं जैसे एपिनेस्टन या सतह के ठीक नीचे रहते हैं हाइपोनेस्टन। शाकाहारी और अपघटकों द्वारा उपभोग के लिए उपलब्ध बायोमास को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्रति इकाई समय और क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पादकों द्वारा संश्लेषित कुल कार्बनिक पदार्थ को सकल प्राथमिकी उत्पादकता के रूप में माना जाता है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित
कार्बनिक पदार्थ की दर से श्वसन की दर और अन्य हानियों को घटाकर बराबर है। यह वास्तव में शाकाहारी और अपघटकों द्वारा प्रयोग के लिए उपलब्ध बायोमास है। कुल वैश्विक कार्बन का लगभग 70% महासागर में पाया जाता है। जीव के शुष्क भार में कार्बन का योगदान 49% है और यह पानी के बाद दूसरे स्थान पर है। वैश्विक कार्बन की कुल मात्रा में 71% महासागरों में घुलित रूप में पाया जाता है। केवल 1% वायुमंडल में पाया जाता है। कार्बन चक्रण वायुमंडल, महासागर और जीवित या मृत जीवों के माध्यम से ही होता है। जमीनी अवस्था में एक तत्व जिसके एम शेल में 13 इलेक्ट्रॉन है वह क्रोमियम है। क्रोमियम एकाधिक अनुपात का नियम जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, एकाधिक अनुपात का नियम जॉन डाल्टन द्वारा दिया गया था। जॉन डाल्टन के रासायनिक संयोजन के नियम के रूप में भी जाना जाता है। रासायनिक संयोजन के रूप के नियम में भी जाना जाता है। यह नियम कहता है कि जब किन्हीं दो तत्वों को मिलाकर एक से अधिक यौगिक बनाए जाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान अन्य तत्वों के एक निश्चित द्रव्यमान के साथ जोड़ा जाता है जो छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवोजियर ने दिया था। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जब नियॉन गैस के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गैस का आयनीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप लाल रोशनी उत्पन्न होती है। उत्सर्जित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य उस तत्व के प्रकार पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। डिस्चार्ज के माध्यम से दृश्यमान प्रकाश विकिरणित होता है जो कई कारकों पर निर्भर करता है। सोडियम गैस पीले रंग की रोशनी के साथ जलता है। स्ट्रोंशियम पटाखों में चटकीला लाल या बैरियम हरा रंग देता है। विकिरणित ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करने से किसी पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में सामान्यतः दबाव और तापमान या तो ऊष्मा जोड़ने या उत्सर्जन करने की मात्रा के समान रहती है। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस को जल 0 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी ग्राम ऊष्मा आवश्यक है। जल 100 डिग्री सेल्सियस को वाष्प 100 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित करने के लिए 540 कैलोरी ग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा कहलाता है। समान तापमान पर अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट कहलाता है। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है। हाइड्रोजन गैस के 1 मोल में सबसे अधिक एंट्रोपी होती है। किसी वस्तु की रैंडमनेस या यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहा जाता है। एंट्रोपी किसी वस्तु की रैंडमनेस की माप को एंट्रोपी कहा जाता है। जिस पदार्थ के अणुओं की यादृच्छिकता अधिक होती है जिसे एंट्रोपी अधिक होती है। हाइड्रोजन गैस में अतिरिक्त एंट्रोपी है क्योंकि यह सभी प्रदान किए गए पदार्थों की तुलना में कम द्रव्यमान धारण करता है और गैस चरण में भी अधिक यादृच्छिकता अव्यवस्थितता प्रदर्शित करती है। एंट्रोपी Q/T एंट्रोपी का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन है। एंट्रोपी का एसआई मात्रक जूल प्रति केल्विन है। उल्वा को सलाद पत्ता कहा जाता है। उल्वा एक बहुकोशिकीय शैवाल है। यह नम चट्टानों और दीवारों पर उगता है। उल्वा एक शैवाल है, बहुकोशिकीय शैवाल है। यह नम चट्टानों और दीवारों पर उगता है। यह शैवाल खाने योग्य है। इसे समुद्री सलाद भी कहा जाता है। उल्वा को समुद्री सलाद भी कहा जाता है। इसमें अनियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की 2 परतें होती है। अनियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की 2 परतें होती है। शैवाल स्वपोषी होते हैं तथा इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। शैवाल स्वपोषी होते हैं तथा इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ट्रिपैनोसोमियासिस बीमारी केवल अफ्रीकी अमेरिकियों में पाई जाती है। अफ्रीकी परजीवी ट्रिपैनोसोमियासिस
सोमियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो मनुष्यों को प्रभावित करता है। यह स्लीपिंग सिकनेस भी कहलाता है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस के कारण बनते हैं, जिसे लोकप्रिय रूप में नींद की बीमारी के रूप में जाना जाता है। सीसी मक्खी जो ग्लोसिना प्रजाति से संबंधित है, केवल उप सहारा अफ्रीका में पाई जाती है। यह रोग फैलाने के लिए भी जाना जाता है। सीसी मक्खी जो ग्लोसिना प्रजाति से संबंधित है, सीसी मक्खी जो ग्लोसिना प्रजाति से संबंधित है। HIV सफ़ेद रक्त कोशिकाओं को लक्षित करता है, जिन्हें CD4 पॉजिटिव टी सेल या T4 कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। CD4 कोशिका एक महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कोशिका है। HIV एक वायरस है जो उन कोशिकाओं पर हमला करता है जो शरीर के संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति अन्य संक्रमणों और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। यह HIV से पीड़ित व्यक्ति कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध या रक्तयुक्त इंजेक्शन या दवा उपकरण साझा करने के माध्यम से फैलता है। पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित यह हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, जो जानवरों में प्रसव के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों को सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि के दो घटक हैं, अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी। पश्च पिट्यूटरी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन नामक दो पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करते हैं। अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि 7 हार्मोन स्रावित करती है: फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, एंडोर्फिन और वृद्धि हार्मोन। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं के कारण बनता है और ऐसी महिला बांझ होती है। टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र विकार है जो अविकसित महिला विशेषताओं का कारण बनता है और ऐसी महिला बांझ होती है। टर्नर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल विकार है जो X क्रोमोसोम की अनुपस्थिति के कारण होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 ही होती है। इस प्रकार इस विकार वाली महिलाओं में अविकसित स्त्रैण विशेषताएं होती है। क्लाइनेफल्टर सिंड्रोम तब होता है जब एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति होती है। इसमें पुरुष में स्त्री गुणों का विकास हो जाता है। DNA के वाटसन और ग्रीक मॉडल के लिए गलत कथन है। एडेनिन थायमिन में 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंध सकता है और गुआनिन साइटेसिन से 2 हाइड्रोजन द्वारा बंध सकता है। इसमें एडेनिन A थायमिन T से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंध सकता है और ग्वानिन साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा बंध सकता है। वाटसन और क्रिक मॉडल के अनुसार DNA अणु में 2 स्टैंड होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा दूसरे से बंधे होते हैं और यह एक हेलेक्सी बनाने के लिए मुड़ जाते हैं। DNA की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। DNA में हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। पाचन के विभिन्न चरणों में pH का स्तर अम्लीय क्षारीय से बदलता है। मुंह का pH 6.2 से 7.6 के बीच होता है। यह 6.7 औसतन होता है। मुंह में pH स्तर लार द्वारा बनाए रखा जाता है। पेट के तरल पदार्थ का pH 1.5 से 3.5 होता है। पेट के तरल पदार्थ का सामान्यतः pH 1.5 से 3.5, मुंह का pH 6.2 से 7.6 के बीच होता है। यह 6.7 औसतन होता है। मुंह में pH स्तर लार द्वारा बनाए रखा जाता है। मस्तिष्क मेरुद्रव का pH 7 से 7.3, मूत्र का 4.6 से 8, रक्त का 7.4, पीत रस का pH मान 7 से 8.6 क्षारीय होता है। अदरक की तरह ही हल्दी भी भूमिगत प्रकंदों द्वारा प्रवर्तित होती है। इकोर्निया का प्रसार ऑफसेट के माध्यम से होता है। आलू का प्रवर्धन आँखों वाले तने कंदों के माध्यम से होता है। अदरक में एक क्षैतिज और भूमिगत संशोधित प्ररोह होता है जिसे प्रकंद कहते हैं। मूली तुर्की रूपी जड़ है। गाजर एक संकर रूपी जड़ है। जानवरों का वह समूह जो बाह्य निषेचन दर्शाता है, मछली, मेंढक और सैलामेंडर। बाह्य निषेचन सामान्य रूप मछलियों और उभयचरों
मेढकों और सैलामंडरों में देखा जाता है। आंतरिक निषेचन सरीसृपों, सांप और कछुओं और स्तनधारियों एकिडना और में देखा जाता है। जब निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बाह्य निषेचन जलीय क्षेत्रों में सबसे सामान्य है, जहाँ जलीय क्षेत्रों में शुक्राणु को छोड़ा जाता है। कैरियस विधि का उपयोग हैलोजन की गणना के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में यौगिकों को पहले नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जो मौजूद किसी भी हैलोजन या सल्फर को उनके समकक्ष सिल्वर लवण में बदल देता है। चांदी के लवण में हैलोजन या सल्फर की मात्रा बरामद चांदी के लवण की मात्रा के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। हैलोजन 17वें वर्ग का तत्व है। इसमें FCl Br IIT आता है। हैलोजन लवण उत्पादक होते हैं। फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक हैं। फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक रसायन विज्ञान के जनक है। वह शुद्ध एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए जिम्मेदार रसायनज्ञ थे। कई रसायनज्ञ उन्हें कार्बनिक रसायन विज्ञान के संस्थापक मानते हैं। फ्रेडरिक वोहलर को उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक कृत्रिम पदार्थ अमोनियम साइनेट को जीवित जीवों में पाए जाने वाले रसायन यूरिया परिवर्तित किया जा सकता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए केवलार, पॉलीकार्बोनेट्स एवं PMM का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच के निर्माण के लिए केवलार, पॉलीकार्बोनेट्स एवं PMM का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास के निर्माण के लिए PMM पॉलीमिथाइल मेथ एलिक्रेट प्रकार के पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। PMM पॉलीमेथाइल मैथेक्रिलेट मिथाइल मैथिलिक्रेट के पॉलीमराइजेशन से बना एक सिंथेटिक फाइबर होता है। PMM एक पारभासी और कठोर प्लास्टिक है जिसका उपयोग अक्सर शटर या प्रकाश प्रूफ खिड़कियों, रोशनदानों, आवासोषक संकेतों और समतल छतरियों जैसे सामानों में कांच के विकल्प के रूप में किया जाता है। लेक्सॉन एक पॉलीकार्बोनेट है जो कार्बोनेट समूहों के साथ एक थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। लेक्सान की सतह सख्त होती है और वे स्पष्ट रूप से पारदर्शी होते हैं। इस उद्देश्य के लिए बुलेट प्रूफ कांच लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट से बनाया जाता है। सहसंयोजक बंधन में रासायनिक यौगिकों की मात्रा सबसे अधिक होती है। कार्बनिक यौगिकों में विशेष रूप से टेट्रावैलेंट कार्बन परमाणु होते हैं। दो समान विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं जैसे कार्बन के बीच एक सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजक बंधन प्रकृति में सबसे मजबूत बंधन है और उन्हें सामान्य जैविक परिस्थितियों एंजाइमों की मदद से तोड़ा जाता है। इसमें परमाणु इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से वितरित करते हैं और सब कुछ समान रूप से साझा किया जाता है। इसलिए बंधन को कमजोर करने के लिए कोई अधिक बल की आवश्यकता नहीं होता है। यदि बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण होता है तो इसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण त्याग या ग्रहण के कारण होता है। इसे वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। ध्रुवीय गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। धुएं को कणीय प्रदूषकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। धूल, धुआं, धुंध आदि कणीय प्रदूषकों के कुछ उदाहरण हैं। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसीय वायु प्रदूषक नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये वायु प्रदूषक प्राकृतिक गैस, ईंधन तेल और गैसोलीन के जलने पर उत्सर्जित होते हैं। धुआं एरोसोल कोलायड है। हाइपरटोनिक घोल की विलेय सांद्रता अधिक होती है। जब किसी पौधे या पशु कोशिका को इस घोल में रखा जाता है तो कोशिका सिकुड़ जाती है। हाइपरटोनिक विलयन में कोशिका में मौजूद जल बाहर की ओर चला जाता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है क्योंकि उसमें जल की कमी हो जाती है। जब कोशिका हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो कोशिका फूल जाएगी क्योंकि जल घोल से हट जाएगा और कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। विलय की उच्च सांद्रता की ओर विलायक की गति को परासरण, विलय की उच्च सांद्र ओस्मोसिस के रूप में जाना। विलय की उच्च सांद्रता की ओर विलायक की गति को परासरण के रूप में जाना जाता है। तत्वों के बीच तुलनात्मक रूप में आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे यदि कम आयनीकरण एंथैल्पी और उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता हो। कम आयनीकरण एंथैल्पी वाले और इलेक्ट्रॉन लाभ तुलनात्मक रूप से उच्च ऋणात्मक मान्य मूल्य वाले तत्वों के बीच आयनिक बंधन अधिक आसानी से बनेंगे।
आयनीकरण एंथैल्पी बाह्यतम केस से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को संदर्भित करता है। इलेक्ट्रॉन लॉबी एंथैल्पी वह ऊर्जा है जो तब निकलता है जब एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनिक बंधन का निर्माण इन दोनों कारकों पर निर्भर करता है, आयनीकरण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लाभ एंथैल्पी। इसके कारण ऋण आयन और धनायन के आसानी से बनने से आयनिक यौगिकों का निर्माण आसानी से हो जाएगा। कोणीय फैलाव इन्हीं दो रंगों के बीच विचलन का अंतर है। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। जिस रंग का तैंधर्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण बैंगनी रंग का होता है। जिस रंग का तरंग दैर्ध्य जितना कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। पतले लेंस उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक तथा अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक तथा अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। पतले लेंस सूत्र के अनुसार अभिसारी उत्तल लेंस में धनात्मक एफ होता है, जबकि अपसारी या अवतल लेंस में ऋणात्मक होता है। वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों को बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते हैं न्यूट्रॉन कहलाते हैं। वे कण जो किसी परमाणु के रासायनिक गुणों के बदले बिना उसके नाभिक में जोड़े जा सकते हैं न्यूट्रॉन कहलाते हैं। किसी परमाणु का रासायनिक गुण उनके नाभिक और प्रोटॉन के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु में संतुलन बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के समान होनी चाहिए। यदि परमाणु में न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो न तो धनात्मक रूप से अधिक होते हैं और न ही ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं। परमाणु के रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलेंगे, परमाणु बस पहले से आवेशित भारी हो जाएगा। यदि परमाणु में न्यूट्रॉन जोड़ते हैं तो न तो धनात्मक रूप से अधिक होते हैं और न ही ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं, तो परमाणु के रासायनिक गुणधर्म नहीं बदलेंगे। परमाणु के तीन मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के तीन मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र विकल्प में एक से अधिक कारण से उत्पन्न हो सकता है। चुंबकीय क्षेत्र एक बदलता विद्युत क्षेत्र और एक गतिमान आवेश। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ साथ गतिमान आवेशों को बदलकर उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के साथ साथ गतिमान आवेशों को बदलकर उत्पन्न यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित तथा ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है। यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेशित तथा ग्रहण करता है तो ऋणावेशित हो जाता है। किसी वस्तु पर कुल आवेश Q = ±NE। जब आवेश गति में होता है तो विद्युत क्षेत्र बदल जाता है, परिणाम स्वरूप एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कठोर पिंड वह है जिसके घटक कण किसी बाहरी बल के प्रभाव में गति करते हुए भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखते हैं। कठोर पिंड वह है जिसमें घटक कण किसी बाहरी बल के प्रभाव में गति करते हुए भी अपनी सापेक्ष स्थिति बनाए रखता है। यदि किसी पिंड को कठोर कहा जाता है यदि उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही उस पर कितना भी बड़ा बाह्य बल कार्य कर रहा हो, यदि वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग शून्य हो जाए तो वस्तु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। यदि वस्तु पर लगने वाले कुल बलों का योग शून्य हो जाए तो वस्तु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। भली भांति परिभाषित ज्यामितीय बाह्य आकृतियाँ क्रिस्टलीय ठोस में होती है। क्रिस्टलीय ठोस में अच्छी तरह से परिभाषित ज्यामितीय बाहरी आकार के होते हैं, क्योंकि परमाणु और अणु क्रिस्टल के पूरे शरीर में एक निश्चित ज्यामितीय दोहराव तरीके से व्यवस्थित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अणु परमाणु का निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है। इसके आंतरिक संरचना को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा देखा जाता है। क्रिस्टलीय ठोस द्रव होते हैं। लेंस एक छवि बनाने वाला उपकरण है। लेंस छवि का उत्पादक प्रतिबिंबित करने वाला उपकरण नहीं है। जब दूरस्थ वस्तु से प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होती है तो प्रतिबिंब या छवि का निर्माण होता है, न कि उत्पादन। वे दो परस्पर सतहों पर प्रकाश के अपवर्तन द्वारा एक छवि का निर्माण करते हैं। लेंस प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस। एक लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है। गर्म होते ही इसका रंग बदल जाता है, जिसमें से नीला रंग बहुत अधिक तापमान का संकेत। जैसे जैसे शरीर गर्म होता जाता है उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति बढ़ती जाती है। लाल, नारंगी और सफ़ेद में से नीले रंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जैसे ही लोहे की छड़ गर्म होगी पहले लाल, फिर नारंगी, फिर सफ़ेद और फिर अंत में नीली हो जाएगी। इस प्रकार जैसे ही
लोहा जब गर्म होता है तो पहले लाल होता है, फिर नारंगी, फिर सफ़ेद और अंत में नीली हो जाती है।